हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और हम अपने आज जेनेटिव एआई एंड टू एंड कोर्स का तीसरा सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, जहां पर हम अपने एलएलएम मॉडल को कैसे खुद के मॉडल को बना सकते हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे समझना। सो लास्ट टू वीडियोस में अभी तक हमने देखा एलएलएम मॉडल्स क्या होते हैं, हमारा अप्रोच क्या होने वाला है, हम कैसे कैसे अपने मॉडल को और अपने एप्लीकेशन को बनाना सीखेंगे। और दूसरे वीडियो में हमने थोड़ा सा मैथमेटिक्स रिवाइज किया था अपना कॉन्सेप्ट, सो दैट हम आगे समझ चल के इस चीज़ों को समझ सकें, जिसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वेक्टर और मैट्रिसेस के ऊपर जो हमने रिवाइज किया था। उसके बाद हमने देखा था कि एलएलएम मॉडल को बनाने में, खुद के एलएलएम मॉडल को बनाने के लिए हमें किस किस स्टेप की ज़रूरत होती है, और उसमें हमने डेटा प्रिपरेशन को समझना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक सिंपल वर्ड टोकनाइजर बनाना सीखा था रिजेक्स फंक्शन के हेल्प से। सो चलिए आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से आपको क्विक रिकैप देना चाहूँगा कि एलएलएम मॉडल्स को बनाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स की ज़रूरत होती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना हो तो हम कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं उसमें। हमारे पास एक डेटा होता है, उस डेटा के ऊपर हम कुछ प्री प्रोसेसिंग करते हैं। उसके बाद हम एक मॉडल सेलेक्ट करते हैं, लेट्स से रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट मॉडल के ऊपर अपने डेटा को ट्रेन करते हैं, तो हमारा मॉडल ट्रेन होता है। मॉडल ट्रेनिंग के बाद हम मॉडल को इवेलुएट करते हैं। मॉडल इवेल्युएशन के बाद जो हमारा फाइनल आउटपुट होता है उस मॉडल को हम सेव करते हैं, और इसी मॉडल को यूज़ करके हम अपने एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। सो सेम अप्रोच हमको यहाँ पर भी लेना है। जब हम एलएलएम मॉडल को बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक डेटा होगा, उस डेटा को हम प्रोसेस करेंगे, और उस डेटा को हम यहाँ पर जो रैंडम फॉरेस्ट या कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल लेते थे उसकी जगह पर हमारा यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर होगा। इस ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर को हम एंड टू एंड खुद से डिजाइन करेंगे, बनाएंगे, और इसके सारे कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इस मॉडल में हम अपने डेटा को फिट करेंगे और अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। मॉडल ट्रेन होने के बाद उसको हम इवेलुएट करेंगे, और जो हमारा फाइनल मॉडल होगा उसको हम सेव सेव कर लेंगे, और उसी को हम प्री ट्रेन मॉडल बोलेंगे। ये हमारा वही फाउंडेशनल मॉडल होगा जिसको हम आगे चलकर यूज़ करेंगे अपने फर्दर एप्लीकेशंस के लिए। सो आई होप आपको ये लाइफ साइकिल पता है, और इसी से मिलता जुलता हमारा लाइफ साइकिल यहाँ पर एलएलएम बनाने के प्रोसेस में भी होने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा प्रिपरेशन। सो डेटा प्रिपरेशन में यहाँ पर हम टेक्स्ट डेटा ले रहे हैं। सबसे पहले जब हम कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। सो यहाँ पर जो भी हमारे जीपीटी मॉडल या एलएलएम मॉडल बनाए गए, वो इवेंचुअली सबसे पहले बनाए गए थे नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन के लिए। ओके, जैसे हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई वर्ड्स लिखते हैं, 2-3 वर्ड लिखते हैं, उसके बाद अगला वर्ड क्या होगा तो हमारा मॉडल उसको प्रेडिक्ट करता था। तो जीपीटी मॉडल्स या एलएलएम मॉडल्स स्टार्टिंग में नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन की तरह ही ट्रेन किए गए थे, मगर ये मॉडल ट्रेन करने के टाइम इतने सारे पैरामीटर्स और इतने सारे प्रोसेसिंग की गई कि ये मॉडलों ने काफ़ी कुछ चीज़ें इवेंचुअली खुद से सीख ली, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए कि ये नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन के साथ साथ बाकी टास्क भी परफॉर्म करने के काबिल हो गए, जैसे कि सेंटिमेंट एनालिसिस, ट्रांसलेशन, और इस तरह के बहुत सारे टास्क करने के लिए ये कैपेबल हो गए। तो यहाँ पर भी हम अपने कोर्स में जो एलएलएम मॉडल बनाएंगे उसका पर्पस होगा नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन करने का, और हम वो सारी चीज़ें देखेंगे जो कि GPT-2 मॉडल को बनाने के टाइम पर हमारे एलएलएम मॉडल्स में यूज़ किए गए हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वो कैसे बने हैं और क्या-क्या उसमें यूज़ हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा प्रिपरेशन में हमें क्या-क्या करना होगा। डेटा प्रिपरेशन में हमारे पास एक टेक्स्ट होगा, जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात किया था। इस टेक्स्ट को सबसे पहले हमें वर्ड्स में या टोकन्स में ब्रेक करना होगा। आइडियली GPT-2 मॉडल्स में वर्ड्स में ब्रेक नहीं किया गया है, वो सब वर्ड्स में ब्रेक किया गया है, बट मैं टोकन और वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करूँगा सो दैट आप समझ सकें। बट एक्चुअल में वर्ड्स आर टोकन आर नॉट सेम। ओके, सो यहाँ पर वर्ड्स की जगह पर सब टोकन्स होते हैं, सब वर्ड्स होते हैं, आई एम सॉरी। सो सबसे पहले हमारे पास कुछ वर्ड्स होंगे या टेक्स्ट होगा, डॉक्यूमेंट होगा, उसमें से हम वर्ड्स को फेच करेंगे। सारे वर्ड्स को फेच करने के बाद इन वर्ड्स को हम अरेंज करेंगे, और इन सारे वर्ड्स को हम एक नंबर असाइन करेंगे जो कि हमारे एक वोकेबुलरी की तरह काम करेगा। तो हमारे वोकेबुलरी में क्या-क्या होगा, यहाँ पर कुछ वर्ड्स होंगे, जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं टोटल अवेलेबल किसी लैंग्वेज के, यहाँ पर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज के हमारे पास वर्ड्स होंगे, और इन वर्ड्स को हम कुछ नंबर असाइन करेंगे 1 2 3 4। सो ये हमारा डिक्शनरी की तरह काम करेगा। तो टोकेनाइजेशन में हमारा मेन पर्पस यही होने वाला है, और यही हमारा टास्क है। तो इसी को हम करना सीखेंगे। और जब हम इस चीज़ को रेजेक्स फंक्शन से हमने लास्ट टाइम किया था, हमने देखा था रेजेक्स से हम कैसे वर्ड्स को अलग कर सकते हैं, और कैसे इन
टोकन्स को हम नंबर असाइन कर सकते हैं, यहाँ तक हमने देखा था। सो आगे बढ़ते हैं। अब आज का एजेंडा हमारा होने वाला है कि वर्ड टोकनाइजेशन हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे साथ क्या-क्या चैलेंजेस होती है और उस चैलेंजेस को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो हम सीधे जंप करते हैं पहले अपने कोड के ऊपर। आपको याद होगा लास्ट सेशन में हमने ये एक क्लास बनाया था, टोकनाइजर वर्जन 1 का क्लास बनाया था, जिसमें हमने 2 मेथड्स लिखे थे, एक एनकोड मेथड और दूसरा डिकोड मेथड। एनकोड मेथड क्या करता था, हमारे टेक्स्ट को लेकर वो स्प्लिट करता था, टोकन्स में वर्ड्स में डिवाइड करता था और उसके बाद उसमें से हमने स्पेस को रिमूव किया था और सारे वर्ड्स को हमने एक नंबर असाइन किया था। और डिकोड मेथड में हमने क्या किया था, डिकोड मेथड में हमारे पास आईडीज होंगी जो हमारे एनकोड से जनरेट होंगे या हमारे मॉडल से आउटपुट आएंगे, उसको हम कैसे वापस वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ देखा था, जब हमने इस टेक्स्ट को अपने एनकोड में पास किया तो हमारे हर वर्ड को एक नंबर असाइन हो गया था और जब इन नंबर्स को वापस हमने डिकोड मेथड में असाइन किया तो हमको ये टेक्स्ट वापस से मिल गया था। तो हमने सक्सेसफुली एक क्लास बना लिया था जिसमें हम एनकोड और डिकोड दोनों ही चीज़ें कर पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसके साथ हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, इस एनकोडर के साथ या इस एनकोड और डिकोड मेथड के साथ। इसमें अगर आप देखें तो हमने टोकनाइजर का एक इंस्टेंस बनाया था, यहाँ पर टोकनाइजर अपने क्लास को यूज़ करते हुए। उसी क्लास को यूज़ करते हुए मैं आज अपने टोकनाइजर के एनकोड को एक नया टेक्स्ट देने वाला हूँ जो कि है हेलो डू यू लाइक टी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी पूरी स्टोरी में जो हमने द वर्डिक्ट स्टोरी यूज़ की थी, इसमें कहीं पर भी हेलो वर्ड नहीं आया है। इसका मतलब जब हमने अपने सारे वर्ड्स को लेकर डिक्शनरी बनाई तो वो डिक्शनरी में हमारे ये हेलो वर्ड नहीं मेंशन है, तो ये हेलो वर्ड डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। क्या होगा उस केस में, ये एनकोड क्लास मेथड हमको एरर देगा क्योंकि इसको हेलो आइडेंटिफाई नहीं हुआ। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको दूर करने के लिए इसको दूर करने के लिए इस प्रॉब्लम को, जिसमें कि अगर कोई भी अननोन वर्ड आता है इनपुट में और वो डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक नया वर्ड टोकन ऐड कर सकते हैं अपने डिक्शनरी में जिसको हम अननोन बोलते हैं। अगर हम इस अननोन वर्ड को अपनी डिक्शनरी में ऐड कर दें, सिंपली मैंने अपने ऑल टोकन्स में एक नया वर्ड ऐड कर दिया जिसका नाम है अननोन। अगर आप देखेंगे तो हमारा पहले 1251 वर्ड्स थे, अब हमारे पास 1253 वर्ड्स हैं जिसमें एक अननोन मेरा लास्ट है। इसके अलावा मैंने एक और टोकन ऐड किया है जिसको हम बोल रहे हैं एंड ऑफ टेक्स्ट। एंड ऑफ टेक्स्ट वर्ड, ये टोकन हमने क्यों यूज़ किया है, ये एक इसके लिए पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है कि जहाँ पर हमारे जैसे एक डॉक्यूमेंट से डेटा आया और दूसरे डॉक्यूमेंट से डेटा, हम 2 डेटा को कंबाइन कर रहे हैं प्रोसेसिंग करने से पहले अगर, तो यहाँ पर हम एक नया टोकन ऐड कर देते हैं एंड ऑफ टेक्स्ट, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि यहाँ पर हमारा जाके इस डॉक्यूमेंट का डेटा खत्म हो गया, इस नए डॉक्यूमेंट का डेटा स्टार्ट हो रहा है। अगर तीसरा डॉक्यूमेंट होगा तो हम यहाँ पर फिर से एक टोकन एंड ऑफ टेक्स्ट ऐड कर देंगे। ये हमारा एक काइंड ऑफ आइडेंटिफायर होगा कि हमारा यहाँ से नया डेटा या डॉक्यूमेंट का डेटा स्टार्ट हो रहा है। या हम इसको हर वर्ड के बाद भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे हमें पता चलेगा कि इस टोकन के बाद हमारा नया वर्ड स्टार्ट हो रहा है, इस टोकन के बाद हमारा नया वर्ड स्टार्ट हो रहा है एंड सो ऑन। यहाँ पर मैंने अपने एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में 2 नए टेक्स्ट ऐड कर दिए, जिससे कि मेरा वोकेबुलरी साइज जो कि 1252 था अब 1254 हो गया। और आप देख सकते हैं कि मेरे लास्ट में डिक्शनरी में 2 नए टोकन्स ऐड हो गए और जिनको मैंने नंबर दिया है 1252 एंड 1253। मैंने आपसे बोला यहाँ पर हमारा लेंथ जो है वोकैब का 1254 है, बट यहाँ पर मेरे लास्ट वर्ड को 1253 असाइन हुआ है। आप समझ सकते हैं पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए ये 1253 तक गई है। आगे बढ़ते हैं, तो अब इस चीज़ को हम अपने क्लास में ऐड कर देते हैं, हमारा बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। बस लास्ट में मैंने इसको एक इफ एल्स कंडीशन लगाई है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई वर्ड ऐसा है जो आपकी डिक्शनरी में नहीं है तो उसको आप अननोन टोकन से रिप्लेस कर दीजिए, दैट्स ऑल। यहाँ पर अभी मैंने एंड ऑफ स्टेटमेंट कहीं यूज़ नहीं किया है। अब एक नया एग्जांपल लेते हैं, हेलो डू यू लाइक टी, और दूसरा टेक्स्ट है मेरा इन द सनलिट टेरेस ऑफ द पैलेस। इन दोनों टेक्स्ट को पहले हम कंबाइन करते हैं और इन दोनों को कंबाइन करने से पहले मैंने एक अपना टोकन ऐड कर दिया है बीच में जॉइन लगाने से पहले। क्या होगा कि मेरा जो ये टेक्स्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जिसमें पहला टेक्स्ट है मेरा ये और इसके बीच में मेरे पास ये टोकन आ गया है और दूसरा
टेक्स्ट है ये। तो ये मेरा काइंड ऑफ आइडेंटिफायर हो गया कि मेरा पहला सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो रहा है और दूसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, इसका यूज़ हम बाद में देखेंगे, बट ये जस्ट टू शो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अभी मैंने इस नए वाले टेक्स्ट को अपने एनकोड में पास किया, सो अब आप देख सकते हैं मुझे अब एरर नहीं आ रहा है। मेरा क्लास मेरे सारे वर्ड्स को जो कि मेरी डिक्शनरी में नहीं भी थे उनको एक नंबर असाइन करने में सफल हो गया। बट इस चीज़ से हमने ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली कि हमारे पाइथन कोड में कोई एरर नहीं आ रहा है, बट इसके साथ हमारे पास एक प्रॉब्लम दूसरी आएगी जब इसको हम डिकोड करने जाएंगे। तो इस तरह के टेक्स्ट को जब हम इस तरह के जब हमारे पास आईडीज होंगी, इसको हम जब डिकोड करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा कुछ इस तरह से। जो हमारा सेंटेंस हेलो डू यू लाइक टी था वो बन गया अननोन डू यू लाइक टी, और लास्ट में भी देखेंगे आप एक वर्ड के लिए अननोन आ रहा है। तो अगर मुझे चैट जीपीटी जैसे एप्लीकेशन अगर इस तरह के आउटपुट दे जिसमें अननोन टाइप की चीज़ें लिखी हों, तो ये आपको पसंद नहीं आएंगी, ये आपके लिए उतना यूजफुल नहीं होगा, राइट। तो मुझे एक ऐसी वोकैबुलरी बनानी है जो मैं किसी भी टाइप का वर्ड उसको दूं तो वो उसको प्रोसेस करके मुझे आउटपुट जनरेट कर सके जो कि मेरे लिए मीनिंगफुल हो, ना कि इस तरह से आए। ओके, तो अगर हम वर्ड बेस्ड टोकनाइजर करते हैं तो सबसे बड़ी हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई वर्ड हमारे आउट ऑफ वोकैबुलरी हो गई तो उसके साथ हम क्या करें, उसको कैसे डील करें। आई होप आपको यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सब वर्ड टोकनाइजेशन का यूज़ करते हैं, और सब वर्ड टोकनाइजेशन के अंदर हम बाइट पेयर एनकोडिंग का यूज़ करते हैं। GPT-2 में बाइट पेयर एनकोडिंग यूज़ हुआ है। चलिए इसको समझते हैं पहले अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर इसका क्या मतलब होता है। सो टोकनाइजर एल्गोरिदम्स हमारे 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला है वर्ड बेस्ड, जो हमने देखा। पहले हमने अपने सेंटेंस को वर्ड्स में ब्रेक किया, जैसे आई लाइक मशीन लर्निंग को पहले हमने आई लाइक मशीन और लर्निंग को अलग अलग किया, और इन चारों वर्ड्स को हमने अलग अलग नंबर असाइन किए। फॉर एग्जाम्पल आई को 1 दे दिया, लाइक को 2 दे दिया, एंड सो ऑन। बट इसके साथ हमने देखा प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पास कोई वर्ड ऐसा आ गया जो इस वोकेबुलरी में नहीं अवेलेबल है तो उसके साथ हम क्या करें, ये हमको नहीं पता। सो इसके लिए हम कैरेक्टर बेस्ड टोकनाइजेशन यूज कर सकते हैं, जिसमें हम वर्ड्स में ना ब्रेक करके पूरे सेंटेंस को अपने कैरेक्टर्स में ब्रेक कर दें। जैसे आई लाइक मशीन लर्निंग में ILKE हो गया, और इस तरह से सो ऑन। बट अब आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह से तो हमारे कोई भी वर्ड ऐसे नहीं होंगे जिसको हम टोकनाइज ना कर सकें। लाइक आप कोई भी वर्ड डालेंगे तो वो मेड ऑफ कैरेक्टर से मिलके बने होंगे, अल्फ़ाबेट से ही मिलके बने होंगे, और सारे अल्फ़ाबेट्स मेरे इस डिक्शनरी में होंगे। तो इससे मुझे एक फ़ायदा ये होगा कि मेरा ये डिक्शनरी साइज़ छोटा हो जाएगा, जहाँ पर ये डिक्शनरी यहाँ पर मुझे बहुत सारे वर्ड्स रखने पड़ेंगे हर चीज़ को कंपनसेट करने के लिए। बट यहाँ पर हमारे पास थोड़े से कैरेक्टर्स को डिक्शनरी में रखने से मेरा काम हो सकता है। बट इसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं हर वर्ड को कैरेक्टर्स में ब्रेक कर दूंगा तो मैं उस वर्ड की मीनिंग को लॉस कर दूंगा। ओके, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा, और फिर मुझे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को और ये चीज़ें समझने में दिक्कत होगी। सो हम अपने मॉडल को उस तरह से ट्रेन नहीं कर पाएंगे जैसा हम चाहते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लाइक वर्ड के लिए मुझे सिर्फ एक टोकन आईडी यूज करनी पड़ी, नंबर 2, या बट अगर लाइक को मैं करेक्टर्स में ब्रेक करूंगा जिसमें कि मेरा L भी होगा, I भी होगा, K भी होगा और E भी होगा, मेरे पास 4 कैरेक्टर्स या 4 टोकन्स होंगे, और मुझे हर टोकन को एक अलग नंबर असाइन करना पड़ेगा। लेट्स से लाइक L को 1, I को 2, K को 3 और E को 4। तो जो मैं एक वर्ड को सिर्फ एक नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं यहाँ पे हर एक वर्ड को कई सारे नंबर्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और जिससे क्या होगा कि हमारा साइज ऑफ डेटा इंक्रीज हो जाएगा, और हमारा फिर इसको प्रोसेस करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारे अगर हम कैरेक्टर बेस्ड टोकनाइजेशन में जाते हैं तो ये हमको प्रॉब्लम्स आने वाली है, इसीलिए हम कैरेक्टर बेस्ड टोकनाइजेशन को भी यूज करना अवॉइड करते हैं। और फिर हमारे पास आता है सब वर्ड बेस्ड टोकनाइजेशन, जो कि कॉम्बिनेशन है वर्ड बेस का और कैरेक्टर बेस का, और जो कि हमारे दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, एक इस प्रॉब्लम को भी और आउट ऑफ वोकेबुलरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, सो सब अब हम स्टार्ट करते हैं सब वर्ड टोकनाइजेशन को समझना। सब वर्ड टोकनाइजेशन को समझने के लिए पहले मैं आपको कुछ थ्योरी बताऊंगा। हो सकता है आपको ये थ्योरी समझ में ना आए, बट थोड़ा सा वेट कीजिए, जब आप मैं एग्जांपल की बात करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो जस्ट स्पेयर विद मी।
सबसे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं सब वर्ड टोकनाइजेशन के बारे में। इसमें इस सब वर्ड टोकनाइजेशन में 2 रूल्स होते हैं। इनके रूल क्या कहते हैं? पहला रूल बोलता है कि वी डू नॉट स्प्लिट फ्रीक्वेंट वर्ड्स इनटू स्मॉलर सब वर्ड्स। सो यानी कि हमारे डेटा में जो वर्ड्स कई बार आ रहे हैं, उन वर्ड्स को हम एज़ इट इज़ रखते हैं। उसको हम फर्दर ब्रेक नहीं करते। बट रूल 2 बोलता है स्प्लिट द रेयर वर्ड्स इनटू स्मॉलर एंड मीनिंगफुल सब वर्ड्स। इसका मतलब जो वर्ड्स हमारे डेटाबेस में कम टाइम्स आ रहे हैं, बहुत रेयरली आ रहे हैं, उनको हम एज ए वर्ड टोकन रखने के बजाय उसको स्मॉलर सब टोकन्स में या सब वर्ड्स में उसको हम ब्रेक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे बॉय है, तो बॉय हमारे डेटा में अगर बहुत बार आ रहा है, तो ये बॉय को हम स्प्लिट नहीं करेंगे और बॉय को एज ए बॉय ही टोकन यूज करेंगे। बट बॉयज फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे डेटा में रेयरली आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, बॉयज को बॉय एंड एस में ब्रेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एक वर्ड 2 टोकन में स्प्लिट हो गया, जिसमें एक मेरा बॉय है जो कि मेरा वर्ड टोकन टाइप ऑफ है, और ये एक सिंगल कैरेक्टर मेरा कैरेक्टर बेस्ड एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट कर सकता है। ओके, तो इसलिए सब वर्ड टोकनाइजेशन में हम कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड टोकनाइजेशन और कैरेक्टर बेस्ड टोकनाइजेशन दोनों का यूज कर रहे हैं, कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाइट पेयर एनकोडिंग। सो बाइट पेयर एनकोडिंग एक एनकोडिंग मेथड है जो सब वर्ड एल्गोरिदम्स को यूज करता है। और सब वर्ड एल्गोरिदम, बीपी एल्गोरिदम क्या कहता है कि इसमें मोस्ट कॉमन पेयर ऑफ कंजुगेटिव बाइट्स ऑफ डेटा इज रिप्लेस्ड विद द बाइट दैट डज नॉट अकर इन डेटा। सो ये डेफिनेशन है। आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा। सो डोंट वरी, अभी ये जब हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। एक रिसर्च पेपर आया था अराउंड 1990 के अराउंड में, जिसमें अ न्यू एल्गोरिदम फॉर डेटा कंप्रेशन के बारे में लिखा हुआ था। यहाँ पर लिंक है, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं, जिसमें एक मेथड दिया गया था जिसमें डेटा को कैसे कंप्रेस किया जा सकता है उसके बारे में डिटेल में लिखा गया है। और इसी रिसर्च पेपर का एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कोट किया है। सो जैसे मान लीजिए कि आपका पास एक डेटा है जो इस तरह से है ए बी डी ए बी ए सी। सो अगर इसको मुझे कंप्रेस करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर मैं बाइट पेयर्स की बात करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास बाइट्स पेयर ए है, फिर ए बी है, डी है, ए है, बी है एंड ए सी है। सो इस तरह से मेरे पास यहाँ पर पेयर्स हैं बाइट्स के। ओके, सो मैं एक एक बाइट को पेयर को उठा सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ए मेरा जो बाइट पेयर है वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। ओके, 2 बार आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार यहाँ पर आ रहा है और एक बार यहाँ पर आ रहा है। तो इस ए को मैं एक ऐसे वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ जो इस डेटाबेस में ना हो। तो यहाँ पर जेड नहीं है, तो मैंने क्या किया, इस ए को, पहले ए को और दूसरे ए को, दोनों को जेड से रिप्लेस कर दिया। तो मेरा नया कंप्रेस डेटा बन गया जेड ए बी डी जेड ए बी ए सी। उसके बाद मैंने इसको फिर से इसको देखा, तो अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ए बी और ए बी मेरा अगेन बाइट पेयर है जो फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। तो मैं ए बी को अगेन किसी न्यू वर्ड से रिप्लेस कर सकता हूँ, दैट इज एक्स। एक्स यहाँ पर नहीं है, तो ए बी की जगह मैं एक्स लिख सकता हूँ। तो मेरा नया टोकन बन जाएगा, नया डेटा बन जाएगा कंप्रेस जेड एक्स डी जेड एक्स ए सी। ओके, अब इसको हम यहाँ पर देखें तो ए सी सिर्फ एक बार आ रहा है, तो ए सी को हम रिप्लेस नहीं करेंगे। ओके, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जेड एक्स 2 बार फिर से आ रहा है, तो जेड एक्स को हम किसी नए वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं और मेरा नया डेटा बन जाएगा वाई डी वाई ए सी। सो आप देख सकते हैं इतने बड़े डेटा को मैंने इजीली इतने छोटे डेटा में कंप्रेस कर दिया, और इसी मेथड को इस रिसर्च पेपर के अंदर डिस्कशन किया गया है। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम बाइट पेयर एनकोडिंग बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे इस चीज़ को हम अपने एनकोडिंग में या टोकनाइजेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल। तो अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आई है चीज़ें, तो अब आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। सो मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें मेरे पास डेटा है जिसमें ओल्ड 7 टाइम आ रहा है, ओल्डर 3 टाइम आ रहा है, फाइनेस्ट 9 टाइम्स आ रहा है और लोवेस्ट 4 टाइम आ रहा है। तो ये मेरा एक डेटा है जहाँ पर मैंने सिर्फ 4 वर्ड्स लिए हैं, बट ये 4 वर्ड्स कई बार रिपीट हो रहे हैं। तो अब इसके ऊपर अगर मुझे ये एल्गोरिदम लगानी है जो डेटा कंप्रेशन वाली टेक्निक थी, तो उसको हम कैसे यूज़ करके बेटर टोकनाइजेशन बना सकते हैं, सो दैट मैं फ्यूचर में आप कोई भी टेक्स्ट एज ए इनपुट दें उसको मैं प्रोसेस कर सकूं। तो सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, हम सारे वर्ड्स के बाद एक एंड ऑफ सेंटेंस टोकन ऐड कर देंगे जो हमारा आइडेंटिफायर होगा कि यहाँ पर हमारा वर्ड
खत्म हो रहा है और दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने इस डेटाबेस को इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पर ओल्ड, इसके बाद ये एक टोकन ऐड कर दिया, ओल्डर, इसके बाद टोकन ऐड कर दिया, फाइनेस्ट, इसके बाद एक टोकन ऐड कर दिया, लोवेस्ट के बाद टोकन ऐड कर दिया, और बाकी सब कुछ सेम रहा। अब हम क्या करेंगे, इसमें सारे के सारे वर्ड्स को हम कैरेक्टर में ब्रेक करेंगे और काउंट करेंगे वो कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है। तो आप देख सकते हैं OLD में हमारे पास 3 कैरेक्टर्स हैं, OLD, और ये एक टोकन जो हमने ऐड किया था। ऐसे ही ओल्डर में OLDER आ रहा है 3 टाइम्स। सो O कितनी टाइम्स आ गया टोटल? 10 टाइम्स आ गया दोनों को मिला के। L कितनी टाइम्स आ गया? 10 टाइम्स आ गया। D कितनी टाइम्स आ गया? 10 टाइम्स आ गया। E कितनी बार आया? अगर अभी मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो 3 टाइम्स आया। R की बात करूं तो 3 टाइम्स आया। ई मेरा यहाँ पर भी है, ई मेरा यहाँ पर भी है, तो ई कितनी टाइम्स हो गया? 9 + 3 + 4 दैट इज 16। ओके, सो इसी तरह से मैंने ये टेबल बनाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीक्वेंस नंबर है, उसके बाद यहाँ पर मेरे टोकन्स हैं, यहाँ पे मेरे पास टोकन W है, देन O, देन L, D, E, ये सारे यूनिक कैरेक्टर्स हैं जो यहाँ पर मेंशन है, जो मेरे इन वर्ड्स में कहीं ना कहीं यूज हुए हैं, और इनकी देन मैंने फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली। सो ये एंड ऑफ वर्ड टोकन कितनी बार आया है? 23 टाइम्स, बिकॉज 7 टाइम्स यहाँ पर, 3 टाइम्स यहाँ पर, 9 टाइम्स यहाँ पर, और 4 टाइम्स यहाँ पर। सो टोटल हो गए मेरे 7 + 3 + 9 + 4 = 23। इसी तरह से O कितनी बार आया है मेरा? 7 टाइम्स यहाँ, 3 टाइम्स यहाँ, और 4 टाइम्स यहाँ पर, तो ये हो गए 14 टाइम्स। L कितनी बार आया है मेरा? 7 टाइम्स यहाँ पर, 3 टाइम्स यहाँ पर, और 4 टाइम्स यहाँ पर, तो ये हो गए मेरे 14। सिमिलरली एक और वर्ड देखते हैं, D मेरा यहाँ पर आया है 7 टाइम्स, D मेरा यहाँ पर आया है 3 टाइम्स, तो टोटल हो गए मेरे 10 टाइम्स। तो इसी तरह से मैंने सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी को काउंट करके यहाँ पर एक टेबल बना ली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में अब हम इनकी पेयरिंग को चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा टाइम मेरे पास ई आया है, यानी कि ई के साथ ही अगला जो वर्ड होगा वो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस इन वर्ड्स में ई के बाद एस मेरा सबसे ज़्यादा टाइम आ रहा है, दैट इज 9 टाइम्स। सो हमने यहाँ पर ई एस को एक नया टोकन ऐड कर लिया आपने इसमें अपने टेबल में, और यहाँ पर ई एस कितनी बार आया है? 9 + 4 13 टाइम्स। अब मेरा यहाँ पर जहाँ जहाँ पर ई एस यानी कि 13 टाइम्स यहाँ पर ऐड हुआ है, तो इसका मतलब ये है इतनी बार मेरा जो ये एस कैरेक्टर अलग से था वो यहाँ पर रिड्यूस हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं हो गया 13 - 13 = 0। बिकॉज आप देख सकते हैं जहाँ पर भी यहाँ पर मेरा कैरेक्टर एस आ रहा है वो सब ई के साथ ही है, सिंगल पे कहीं पर भी नहीं है। सो और हमेशा ये 9 + 4 13 टाइम्स आया है। तो यहाँ पर ये 13 - 13 मेरा सिंगल करेक्टर एस 0 हो गया, और ई एस मेरा 13 हो गया। सिमिलरली ई भी 13 टाइम्स मेरा इस वाले में कैप्चर हो गया, तो यहाँ पर ये इसकी फ्रीक्वेंसी 13 रिड्यूस हो गई। ओके, सो मेरी अपडेटेड फ्रीक्वेंसी टेबल ये हो गई। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में हम क्या करेंगे? ई एस के बाद टी वर्ड को देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार आ रहे हैं 13 टाइम्स हमारे डेटा सेट में। सो हम एक नया टोकन ऐड करेंगे ई एस टी, जो कि 13 टाइम्स हो गया। फिर हम इसी तरह से ई एस की फ्रीक्वेंसी को -13 कर देंगे, टी की फ्रीक्वेंसी को -13 कर देंगे। ओके, तो ये हमारी अपडेटेड टेबल हो गई। अगेन नेक्स्ट आइट्रेशन में हम जाएंगे, यहाँ पर हम देखेंगे हमारा एंड ऑफ वर्ड टोकन को, क्योंकि ई एस टी के बाद एंड ऑफ वर्ड टोकन 13 टाइम्स आ रहा है। सो हमारा नया टोकन बन जाएगा ई एस टी एंड ऑफ वर्ड, जो कि हमारा यहाँ पर 13 टाइम्स हो गया, और उसी के हिसाब से हम ये ई एस टी में से -13 कर देंगे, और टी में से भी -13 कर देंगे। सो ये हमारा अपडेटेड टेबल हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे इस डेटाबेस में या इस डिक्शनरी में मेरे पास एक कैरेक्टर ऐड हुआ है जो कि ई एस टी और एंड ऑफ वर्ड बताता है। सो अब इस टोकन को जहाँ पर भी मैं मिलेगा मुझे, इससे मैं समझ सकता हूँ कि मेरे एस्टीमेट और हाईएस्ट में क्या डिफरेंस है। जब यहाँ पर हाईएस्ट वाला ईएसटी होगा तो इसके साथ मेरे पास एंड ऑफ वर्ड टोकन होगा, और ईएसटी में मेरे पास एंड ऑफ वर्ड टोकन नहीं होगा एस्टीमेट में, क्योंकि स्टिल हमारे पास इसके आगे कुछ वर्ड्स हैं। सो ये हमारा सिस्टम इजिली आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये ईएसटी एज ए सफिक्स यूज हुआ है या एज ए प्रीफिक्स यूज हुआ है। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एंड ऑफ वर्ड टोकन यूज करने का। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आइट्रेशन में। अब हम बात करते हैं ओ और एल बाइट की, बाइट पेयर की, जो हमारा 10 टाइम्स आ रहा है हमारे डेटा में। सो यहाँ पर हमने एक नया टोकन ऐड कर लिया ओ एल, जो कि हमारा 10 टाइम्स है।
इसी के हिसाब से हमने ओ में से 10 माइनस कर दिया, एल में से 10 माइनस कर दिया, तो हमारा ये नई टेबल बन गई, जो कि इस तरह से है, जिसमें हमारे टोकन 16 हो चुके हैं और हमने फ्रीक्वेंसी को अपने एडजस्ट कर लिया है अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं आइट्रेशन 5 के ऊपर। अब हमारा ओ एल के साथ डी 10 टाइम्स आ रहा है, तो अब हमारी नई फ्रीक्वेंसी में हमारा ऐड हो जाएगा ओ एल डी, और ये 10 टाइम्स आ रहा है, उसके हिसाब से मैंने ओ एल को एडजस्ट कर दिया -10 टाइम्स, और डी हमारा एडजस्ट हो गया -10 टाइम्स। सो हमारी जो टेबल बनी वो कुछ इस तरह से अपडेट हो गई। अब हम देखते हैं कि हम अगर एफ आई और एन कैरेक्टर्स की बात करें, तो ये हमारे सिर्फ एक ही वर्ड में आ रहे हैं, तो इसको हम आगे प्रोसेस नहीं करेंगे, यहीं पर स्टॉप कर देंगे। और अब अपनी टेबल में से हम जिनकी जिनकी भी फ्रीक्वेंसी 0 हो चुकी है, उन फ्रीक्वेंसीज को माइनस कर देंगे यहाँ से। तो हमारी जो नया टेबल बनेगी उसमें हमारे इतने सारे टोकन्स हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी ये है, तो हमारे पास एक ये नया टेबल बन गया जिसमें हमारे पास ये टोकन्स बचे। अब आप देख सकते हैं इन टोकन्स को यूज करके मैं इन चारों वर्ड्स में से कुछ भी बना सकता हूँ। यानी कि अगर ये मुझे कोई भी वर्ड यहाँ पर दिया जाए इनसे रिलेटेड, या फॉर दैट मैटर अगर मेरे पास ये टेबल है, ये डिक्शनरी है, और इससे रिलेटेड अगर मैं कोई भी वर्ड यहाँ पर नया लिखता हूँ, मान लीजिए फाइन लिख देता हूँ, फाइन। ओके, सो प्रॉब्ली जो मेरे डिक्शनरी में नहीं है, ओके, जो ये मेरे डिक्शनरी में ऑलरेडी नहीं था, जो पहले भी हमारे पास 4 ही वर्ड थे, ओल्ड, ओल्डर, फाइनेस्ट, और एक और था। ओके, जस्ट यहाँ पर मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टोकन नहीं है, मान लेते हैं फाइन हमारे डिक्शनरी में नहीं था। तो अब आप देख सकते हैं ये फाइन मेरे पास एज ए टोकन नहीं है, बट स्टिल मैं फाइन को ब्रेक कर सकता हूँ FINE टोकन्स के अंदर। ओके, और अगर हमारा कोई वर्ड है ऑलरेडी, जैसे ओल्डर आता है तो ओल्ड प्लस ER, तो इस तरह से मैं पावर ऑफ कैरेक्टर टोकन्स और पावर ऑफ वर्ड टोकन को यूज करके मैं दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ, आउट ऑफ वोकेबुलरी को भी और बहुत बड़े इनपुट को भी मैं अवॉइड कर सकता हूँ। ओके, सो इस तरह से हमारा बाइट पेयर एनकोडिंग काम करता है, और ये हमारे नए टोकन्स कुछ इस तरह से बनते हैं जिसमें हमारे वर्ड्स भी हो सकते हैं, कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं और सब वर्ड्स भी हो सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं इसके। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमारा इस आइट्रेशन को स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम या तो एक टोकन काउंट के ऊपर इसको रोक सकते हैं कि कितनी बार कितने टोकन्स पे हमको रुक जाना है कितने टोकन आने के बाद, या हमको कितने आइट्रेशन करने हैं, तो ये हम ये डिसाइड कर सकते हैं खुद से कि कितने आइट्रेशन के बाद हमको स्टॉप करना है इस प्रोसेस को, और इस तरह से हमारा फाइनल टोकन्स के लिए वोकैब मिल जाएगा। सो ये बाइट पेयर एनकोडिंग मेथड यूज करके हमारे जीपीटी मॉडल ने अपने वर्ड्स को या अपने टेक्स्ट को टोकनाइज किया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ऑलमोस्ट 1,70,000 वर्ड से लेकर 2 लाख वर्ड्स तक यूनिक वर्ड्स हो सकते हैं, और इन सारे वर्ड्स को भी अगर मैं डिक्शनरी में अपने डाल देता हूँ, उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आपको आउट ऑफ वोकेबुलरी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस डिक्शनरी में इन वर्ड्स में, यूनिक वर्ड्स में हमारे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो हम अपने डेली यूज में यूज करते हैं, जैसे MSG, लोल, इस टाइप के वर्ड्स, सो जो कि इस डिक्शनरी में ऑब्वियसली हो सकते हैं ना हो, तो हमारे आउट ऑफ वोकेबुलरी का प्रॉब्लम बना रहेगा। बट अगर हम इस तरह के सब टोकन और बाइट पेयर एनकोडिंग को यूज करते हैं, सो अराउंड 51,000 यूनिक टोकन से हमारे जीपीटी में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और सिर्फ 51,000 अराउंड टोकन्स के साथ हम कोई भी वर्ड को हैंडल कर सकते हैं या कोई भी टेक्स्ट को हैंडल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा वोकेबुलरी साइज जो वर्ड टोकन के साथ 2 लाख तक जा रहा था, वो सिर्फ 51,000 में ही काम हो जा रहा है, और वो 51,000 से भी कम है, एग्जैक्ट नंबर अभी मुझे याद नहीं है, वी विल कम टू दैट इन लेटर सब्सिक्वेंस वीडियोज, बट अप्रॉक्सीमेटली 51,000 टोकन के साथ ही हमारा काम हो जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही एडवांटेज है, और साथ में आउट ऑफ वोकेबुलरी वाली प्रॉब्लम भी बिल्कुल से सॉल्व हो जाती है। सो आई होप आपको ये थ्योरी पार्ट समझ में आ गया इंट्यूशन। अब हम चलते हैं और देखते हैं इसको हम कैसे यूज करेंगे। सो यहाँ पर हम अपना खुद का बाइट पेयर एनकोडिंग कॉन्सेप्ट नहीं लिख रहे हैं, हमारे पास एक ऑलरेडी जीपीटी
टू मॉडल है जो कि ट्रेंड है और ये हमारे एनकोडिंग को करने के लिए कैपेबल है। तो हम इसी मॉडल को यूज़ करने वाले हैं अपने बाइट पेयर एनकोडिंग को करने के लिए। सो बाइट पेयर एनकोडिंग को यूज़ करने के लिए हमें टिक टोकन लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैंने पिप इंस्टॉल टिक टोकन किया हुआ है। इसके बाद हमने इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। फिर हमने अपना टोकनाइजर क्लास बनाया है जिसमें हमने टिक टोकन को यूज़ किया है और टिक टोकन के अंदर हमारा गेट एनकोडिंग मेथड है जिसमें हमने GPT-2 को कॉल किया है। तो ये हमारा यहाँ पर टोकनाइजर इंस्टेंस बन गया। अब हम इस टोकनाइजर में अपने किसी भी टेक्स्ट को पास कर सकते हैं। ये हमारा एक टेक्स्ट है जिसमें मैंने एक ऐसा वर्ड लिया है जो पॉसिबली किसी डिक्शनरी में नहीं होगा, सम अननोन प्लेस। ओके, सो हम देखना चाहते हैं कि क्या हमारा ये टोकनाइजर इसको हैंडल कर सकता है इस वर्ड को या नहीं। सो देखते हैं इसको। सो हमारा टेक्स्ट ये हो गया। अब इसको हम टोकनाइजर के एनकोड क्लास में पास कर रहे हैं। सो हमारा जो टिक टोकन का क्लास बना हुआ है, जैसे क्लास हमने बनाया था उसमें भी एनकोड और डिकोड दो मेथड हैं बिल्कुल, और उसको हम सेम जैसा हमने अपना क्लास बनाया था वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने एनकोड में टेक्स्ट को पास किया है और इस टेक्स्ट को हमने जब इसको प्रिंट किया तो देखिए हमारे सारे के सारे वर्ड्स टोकन में कन्वर्ट हो गए। ओके, सारे के सारे पूरा टेक्स्ट हमारा टोकन में कन्वर्ट हो गया। अब आप यहाँ पर इसको काउंट करेंगे तो हमारे कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 अराउंड 12 यूनिक वर्ड्स हैं यहाँ पर। बट हमारा जो ये टोकन्स हैं ये 12 से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे ये वाला वर्ड है ये हमारी डिक्शनरी में नहीं रहा होगा, तो इसको प्रोबेबली इसने 3 सब टोकन में डिवाइड कर दिया होगा। स्नो सॉरी आई थिंक इसमें से कुछ डिलीट हो गया। एनीवेज, सम नोन और प्लेस। ओके, तो सम अननोन प्लेस को इसने 3 टोकन्स में डिवाइड कर दिया होगा और इसलिए यहाँ पर ये टोकन्स के नंबर ज़्यादा हैं जितने हमारे वर्ड्स थे उससे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं टोकन्स को हम जब दोबारा से अपने डिकोड टोकनाइजर के डिकोड मेथड में पास करेंगे, तो देखिए कितनी ब्यूटीफुली इसने वापस से इसको सारे वर्ड्स को वापस से एज इट इज़ जो मेरा इनपुट था वैसा ही हमको आउटपुट भी मिल गया। सो मेरा जो अननोन टाइप की प्रॉब्लम आ रही थी वो यहाँ पर रिजॉल्व हो गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इस एनकोड और डिकोड में किसी भी टाइप का इनपुट देंगे यहाँ पर, कोई भी वर्ड जो कि आपके मन में आता है, सो ये आपके सारे वर्ड्स, ये सारे टेक्स्ट को प्रोसेस करने में कैपेबल होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रैंडम सेंटेंस या टेक्स्ट कह सकते हैं दिया है मैंने इनपुट, और इसको मैंने सक्सेसफुली इसने आईडी में कन्वर्ट कर दिया और इस आईडी को वापस इसने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जो मेरा एग्जैक्टली सेम है जो मेरा इनपुट था। तो इस तरह से हम बाइट पेयर एनकोडिंग को यूज करके अपने टेक्स्ट को टोकनाइज कर सकते हैं और इसी टोकनाइजर को GPT-2 या LLM मॉडल्स में यूज किया गया है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगा और इसको आप प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा एजेंडा होगा हम इसके आगे अपने नेक्स्ट डेटा प्रोसेसिंग में क्या करना है वो पढ़ेंगे, जो कि हमारा होता है एम्बेडिंग्स। सो उसको हम डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।